दुबई में काम करने वाले कुछ पाकिस्तानी मजदूर अपना डेली का काम जब ख़त्म करते हैं तो ख़त्म करने के बाद अपने देश की, अपने जो वहाँ की पैदाइश है उस ज़मीन की खबरों को देखने के लिए वो पाकिस्तान की एक न्यूज़ को, जिसका नाम AII न्यूज़, उस न्यूज़ को यूट्यूब पे सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद जो भी दिन भर में घटा था उस देश में, जो भी हेडलाइंस थी, उन पे एक सरसरी सी नज़र डालने के लिए उस न्यूज़ चैनल को देखते हैं। और इसी बीच उस न्यूज़ चैनल पे एक खबर बड़ी ज़ोरों से चल रही थी, और खबर कुछ ऐसी थी कि मज़दूरों का ध्यान भी उस खबर पे जाता है। दरअसल इस खबर में बताया जा रहा था कि जो कुछ मज़दूर हैं पाकिस्तान के, जो दुबई में काम कर रहे थे, उनको किसी ने जानवर का मांस बता के, बिरयानी बता के इंसानी मांस खिला दिया है। अब ये खबर जब ये मज़दूर सुन रहे थे तो कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा था कि ये सारी चीज़ें तो उनके साथ हो चुकी हैं, और हो ना हो, ये जो खबर उनके देश में चल रही है ये खबर उनकी ही है। अब इसके बारे में जब सिलसिलेवार तरीके से वो आपस में बातचीत करते हैं और यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे और गूगल वगैरह पे सर्च करते हैं, तो जो बात निकल के सामने आई, जो कहानी निकल के सामने आई, उसे जानने के बाद, उसे सुनने के बाद, ना केवल उन मज़दूरों की कहानी थी, बल्कि जिसने भी सुना, जिसने जाना, उन सबके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। तो आदाब, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह आज बड़े दिनों बाद, लगभग 2-3 दिनों बाद आपके सामने फिर से आया हूँ। कहानी बीच में थोड़ी सी ब्रेक हुई थी, तबीयत भी ख़राब थी, और सबसे बड़ी बात कि शादियों का सीज़न है और मेरे पास कोई बहुत बड़ा हाईटेक स्टूडियो नहीं है जिससे मैं नॉइस कैंसिलेशन कर सकूं और ये सारी चीज़ें कर सकूं। तो मैंने 2-3 दिनों तक कहानी ना सुनाने का ही फैसला लिया, क्योंकि जब कहानियाँ आपके सामने आए और उसमें क्वालिटी ना हो, कभी डीजे का साउंड है, कभी कुछ हो रहा है, तो जाहिर सी बात है आपको सुनने का मज़ा नहीं मिलेगा। और एक बार आपका भरोसा मेरे ऊपर से टूट गया तो शायद आप दोबारा मुझसे कहानियाँ सुनना पसंद नहीं करेंगे। तो आपका डाटा भी ना खराब हो और मेरी जो इमेज है आपकी नज़रों में वो भी ना खराब हो, इसलिए 2-3 दिनों का मैंने ब्रेक लिया। तो आज फिर से उसी अंदाज में, और शायद अब डेली का ये कार्यक्रम चलता रहे। तो अब सीधा चलते हैं आज की इस कहानी के ऊपर। तो इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2018 के नवंबर महीने से। एक खबर इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, हर जगह बड़ी तेज़ी से वायरल होती है। अब इस खबर के बारे में आपको बाद में बताऊंगा, सबसे पहले इस कहानी को शुरुआत से आपके सामने रखूंगा। दरअसल यूनाइटेड स्टेट अमीरात में एक शहर लगता है अजमान, और वहीं पे दो भाई, एक की उम्र लगभग 20 साल, एक की उम्र लगभग उससे 2 साल कम, 18 साल। ये दोनों भाई अपने बाकी पेरेंट्स के साथ रहते थे। जनवरी का महीना आता है 2018। इसी में से जो बड़ा लड़का था अचानक से अपने घर से गायब हो जाता है। अब हमारे हिंदुस्तान में ये चीज़ें हैं कि अगर कोई अपने घर से एक दिन भी गायब हो तो घर वाले हाय तौबा मचा देते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन इस चीज़ के विपरीत आपने अमूमन सुना होगा कि जो विदेश का कल्चर है, कि कई कई बार कुछ लोग महीनों महीनों तक घर से गायब रहते हैं। अमूमन विदेशों में होता है कि लोग अपने घर के साथ, परिवार के साथ रहते भी नहीं। तो मामला ज़्यादा तूल नहीं पकड़ता, बच्चा गायब होता है, घर वाले इग्नोर करते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, जनवरी बीत गया, फरवरी बीत गया, मार्च बीत गया, जब उस बच्चे की, उस 20 साल की लड़की की कोई खबर नहीं मिलती, तो घर वाले कहीं ना कहीं परेशान होते हैं, हैरान होते हैं, फ़ोन करते हैं, पुलिस थाने जाते हैं, मिसिंग कंप्लेन दर्ज करवाते हैं। लेकिन जो ये लड़का था और इस लड़के की जो फैमिली थी, उसकी फाइनेंशियली कंडीशन, जो उसकी माली हालत थी, उस हिसाब से थी नहीं जिस हिसाब से अमूमन दुबई के लोग होते हैं। तो जब माली हालत उस हिसाब से थी नहीं, तो जहाँ पैसा है वहीं की सुनवाई होती है। तो जब माली हालत ठीक थी नहीं तो पुलिस भी ज़्यादा मामले को तवज्जो नहीं देती, मामले को एक कागज़ पे नोट करती, नोट करके मामले को दबा देती, अमूमन जैसे हमारे हिंदुस्तान में होता है। जब मामले को पुलिस दबा देती है तो घर वाले अब खुद ही अपने बेटे को खोजने का फैसला करते हैं। और इस मामले में जो सबसे ज़्यादा एक्टिव था, जो सबसे ज़्यादा काम कर रहा था, उस लड़के का छोटा भाई, जिसकी उम्र मात्र 18 साल थी। लड़का उस आदमी के, अपने बड़े भाई के जितने भी दोस्त थे, जितने भी रिश्तेदार थे, जितने भी जान पहचान के लोग थे, सबके पास बारी बारी से जा रहा था, सबसे पूछताछ कर रहा था, और सबसे यही उम्मीद कर रहा था, सबसे ये रिक्वेस्ट कर रहा था कि अगर किसी के पास कोई खबर हो इस लड़के के बारे में, मेरे बड़े भाई के बारे में, तो प्लीज़ आप बता दीजिएगा। लेकिन वो लड़का चाहे जहाँ जा रहा था, चाहे जिससे पूछताछ कर रहा था, कहीं से भी उस लड़की को कोई ऐसी जानकारी, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी जिससे पता चल सके कि उसका भाई आखिर है कहाँ।
लड़का निराश होता है, हताश होता है। इधर समय भी बीतता जा रहा है, घर वालों की हवा खराब। मार्च बीत गया, अप्रैल बीत गया, मई बीत गया। जब 4-5 महीने लगातार बीतते जा रहे थे, इधर पुलिस वाले कोई काम नहीं कर रहे, इधर इसका कुछ पता नहीं चल रहा, तो कहीं ना कहीं जो तनाव था, जो एक मानसिक प्रेशर था, परिवार वालों पे धीरे धीरे हावी होने लगा था। समय बीतता जा रहा था, घर वाले खोजबीन करते रहते। इसी बीच उसके भाई को पता चलता है कि उसके भाई की एक गर्लफ्रेंड थी, जो उम्र में उससे बड़ी थी, लेकिन उससे बहुत प्यार करती थी। और अपने इसी गर्लफ्रेंड के साथ उसका भाई लिव इन में कुछ महीनों से रह भी रहा था। अब जब ये खबर वो भाई सुनता है, तो सबसे पहले उसकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, चाहे इंस्टाग्राम था, चाहे और प्लेटफॉर्म्स थे, वहाँ पे जाता है और जाने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड के लोकेशन के बारे में सर्च करने लगता है। और सर्च करने पे पता चलता है कि जो उसकी गर्लफ्रेंड थी वो अल एन शहर में रह रही थी। अब अल एन अजमान से लगभग 180 किलोमीटर दूर था। लिहाजा वो 18 साल का लड़का अपने भाई को खोजने के लिए अल एन जाने का फैसला करता है और 180 किलोमीटर का सफ़र अपनी कार से तय करते हुए अपनी बड़े भाई की गर्लफ्रेंड के घर पे पहुंचता है। घर के सामने जाता है। घर एकदम आलीशान, कई मंजिला। लड़की बेहद अमीर लग रही थी। दरवाजे पे बेल बजाता है, घर में एंट्री लेता है। एंट्री भी लेने के बाद जो भी वहाँ का पानी या फिर एक फॉर्मली स्वागत होता है, उस चीज़ को लेने के बाद अपने भाई के बारे में जब पूछताछ करता है, तो उसकी जो गर्लफ्रेंड थी जरीन, जरीन कहती है कि तुम्हारा भाई मेरे पास अगस्त महीने में लास्ट टाइम आया था। मैंने उससे शादी की बात की, लेकिन वो किसी और लड़की से प्यार करता था। लिहाजा हम दोनों में झगड़ा हुआ। उसके बाद वो मेरे को छोड़ के यहाँ से चला गया है और अपनी नई गर्लफ्रेंड के पास गया होगा। अब इसके बाद वो लड़का पूछता है कि मेरे भाई की नई गर्लफ्रेंड कौन है। तब इस पे जरीन कहती है कि तुम्हारे भाई की नई गर्लफ्रेंड कौन है, इसके बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है, क्योंकि मैंने पूछना जरूरी नहीं समझा, और अगर मैं पूछती तो तुम्हारा भाई बताता नहीं। और लास्ट टाइम अगस्त महीने में वो मेरे पास आया था। अब ये बातचीत जब उन दोनों में चल रही थी, तो इसी बीच जो जरीन थी, चूँकि वो लड़का 18 साल का था और जो जरीन थी उसकी उम्र लगभग 30 से 32 साल की थी, तो जरीन कहती है कि अच्छा तुम बैठो, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करती हूँ, कुछ इंतजाम करती हूँ, और खा लेना तभी यहाँ से जाना। अब ये बात चूँकि जरीन उससे काफ़ी बड़ी थी, तो लड़का मान जाता है। मानने के बाद बैठता है। जरीन किचन में जाती है। जाने के बाद कुछ बनाने लगती है, लेकिन इसी बीच जो लड़का था उसे कुछ सवाल और पूछने थे। आवाज़ देता है, जरीन किचन में थी, आवाज़ जरीन तक नहीं जाती। लिहाजा वो लड़का पीछे पीछे जरीन के साथ किचन में चला जाता है। और किचन में जाने के बाद देखता है कि एक बहुत बड़ी मिक्सी, बहुत बड़ा ग्राइंडर उस किचन में रखा हुआ है। अब ये चीज़ उस लड़के को थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन लड़का गरीब था, लड़की अमीर थी। उसे लगा कि शायद हो सकता है बड़े लोगों का घर का फैशन हो, बड़ी बड़ी मशीनें रखते हैं। सोचते संकोचते जैसे तैसे इस बड़े से ग्राइंडर के बारे में पूछता है। तो जरीन कहती है कि देखो मैं अमूमन गरीबों को खाना खिलाती हूँ, तो मांस वगैरह मुझे कूटना पीसना रहता है, तो इसलिए मैंने बड़ा सा ग्राइंडर रख लिया। चूँकि अमूमन मैं 10 से 20 लोगों को, मेरे घर के सामने कुछ मजदूर काम करते हैं, उन सबको मैं खाना खिलाती हूँ। अब ये बात जब वो लड़का सुनता है जरीन से, तो उम्र ज़्यादा थी नहीं, 17-18 साल उम्र थी, तो उस ग्राइंडर से वो खेलने लगता है। कभी उसकी पंखुड़ियों को घुमाता, कभी नीचे से उसके अलावा व्हील को घुमाता। ये घुमा ही रही था, तभी इसी बीच उसी ग्राइंडर से एक हड्डी का टुकड़ा टक से करके गिर जाता है। अब वो टुकड़ा जब गिरता है, तो शुरुआत में इस लड़के को लगता है कि शायद मुझसे कुछ नट बोल्ट वगैरह टूट गए, पर ये मेरे हाथ से क्या हो गया। अब शायद जो भाभी हैं, जो कि भाई की गर्लफ्रेंड थी, तो उसने भाभी ही संबोधित किया। तो उसके दिमाग में आया कि शायद जो भाभी हैं, इन्हें गुस्सा आएगा, ये मुझसे नाराज़ भी हो जाएंगी कि उनके कीमती सामान का मैंने नुकसान कर दिया। लेकिन जब वो टुकड़ा गिरता है, तो देखता है कि जो भाभी हैं, अब उनके हाव भाव एकदम से बदल चुके थे। भाभी एकदम डर चुकी थी, डर के इधर उधर की उस टुकड़े को खोज रही थी, उसको छुपाने की कोशिश कर रही थी। तो इस लड़के को कहीं ना कहीं डाउट होता है कि इस टुकड़े में ऐसा क्या है जो भाभी इतनी ज़्यादा घबरा चुकी हैं, जो जरीन है इस कदर घबरा चुकी है, इसके बिहेवियर में, इसके बर्ताव में अचानक से चेंज आ गया है।
ये उस टुकड़े को बार बार खोजने की कोशिश कर रही है, उसे छुपाने की कोशिश कर रही है, शायद उसे लेके फेंकने की कोशिश कर रही है। अब ये चीज़ जब वो लड़का नोटिस करता है तो अपने पैर से ही उस हड्डी के टुकड़े को दबाता है, और दबाने के बाद चुपके से उस टुकड़े को उठाता है और भाग के सीधा सीधा पुलिस थाने जाता है। और ये पूरा वाकया था, इस वाकये को सुनाते हुए कहता है कि शायद मेरे भाई के साथ इस घर में कुछ गलत हुआ है, क्योंकि जिस हिसाब से जरीन का हाव भाव था, ऐसा हाव भाव किसी क्रिमिनल का ही हो सकता है। अब पुलिस इस मामले को जब सुनती है, क्योंकि जो हड्डी का टुकड़ा था वो इंसानी दांत जैसा लग रहा था और वो टुकड़ा एक ग्राइंडर से निकला था, तो पुलिस वाले इस मामले को बड़ी तवज्जो देते हैं। तवज्जो देने के बाद सबसे पहले उस टुकड़े का, उस दांत के टुकड़े का डीएनए टेस्ट करवाते हैं और इसके भाई से ही मैच करवाने की कोशिश करते हैं। और पुलिस सबसे ज़्यादा हैरान तब हुई जब डीएनए सैंपल दोनों के मैच कर जाते हैं, यानी जो हड्डी का टुकड़ा था वो इसी लड़के के भाई का था जो जरीन का बॉयफ्रेंड था कभी। अब पुलिस वाले जब इस चीज़ को देखते हैं और सारी सैंपलिंग मैच करती है तो पुलिस वालों की हवा खराब, यानी उसके भाई को उस ग्राइंडर में पीस दिया गया था। पुलिस अपनी लेडीज फोर्स को उठाती है, उठाने के बाद जरीन खान के घर पे धावा बोलती है और जरीन खान को उठा के ले जाती है। और उठाने के बाद जब उससे पूछताछ करती है तो जरीन खान कहती है कि मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है कि हड्डी का टुकड़ा मेरे घर पे कैसे पहुंचा। लेकिन पुलिस वाले जब अपने पुलिसिया अंदाज में पूछताछ करते हैं, सख्ती से पूछताछ करते हैं, तो जरीन खान टूटती है और टूटने के बाद कुछ ऐसी बात बताती है जो वास्तव में बड़ी हैरान करने वाली है, बड़ी चौंकाने वाली है। दरअसल जरीन खान बताती है कि जो उसका बॉयफ्रेंड था उसको 7 साल से डेट कर रही थी, यानी जब वो 13 साल की उम्र का था और ये 23 साल की उम्र की थी, इससे लगभग 10 साल वो छोटा था। इसके बाद भी दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे। लड़का छोटा था, घर में उसके पैसे नहीं थे, तो उसकी जो भी ज़रूरतें थी, जो भी उसकी ख्वाहिशें थी, ये सारी चीज़ें जरीन खुद पूरा करती थी। जरीन के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, अच्छा खासा मकान था, अच्छा खासा रुतबा था। लेकिन जब समय बीतता गया और साल 2018 आ गया तो इसी बीच जरीन को पता चलता है कि जो उसका बॉयफ्रेंड है वो किसी और लड़की से शादी करना चाहता है, किसी और से प्यार करता है। इस बीच ये दोनों लिव इन में रह चुके थे। लिव इन में रहने के बाद उसके बॉयफ्रेंड का मन भर चुका था और वो किसी और से शादी करना चाहता था। और ये बात जरीन को कहीं ना कहीं इस कदर नागवार गुजरती है कि दोनों के बीच आए दिन झगड़ा होने लगा, आए दिन हाथापाई होती, आए दिन कहासुनी होती। और इसी बीच जब जरीन को लग गया कि उसका जो बॉयफ्रेंड है उसके पास नहीं रुकने वाला, नहीं रहने वाला, तो फिर इसने कुछ ऐसा खौफनाक प्लान किया जो शायद आगे जब आप सुनेंगे, जब आगे आप जानेंगे, तो कहीं ना कहीं आप हैरान हो जाएंगे, कहीं ना कहीं आप सोचने पे आज मजबूर हो जाएंगे, माफ़ कीजिएगा। दरअसल अगस्त महीने में जब इन दोनों के बीच इसी बात को लेके फिर से झगड़ा होता है, फिर से कहासुनी होती है, तो जो जरीन है अपने घर पे अपने बॉयफ्रेंड को बुलाती है और बुलाने के बाद कहती है कि जो भी झगड़ा हुआ, जो भी कहासुनी है, उसको ख़त्म करते हैं और आओ साथ में आज डिनर करते हैं। उसने अपने बॉयफ्रेंड की पसंदीदा चीज़ें बनाई, चाहे वो पोर्क था, माफ़ कीजिएगा, चाहे वो टर्की था, चाहे वो बीफ था, चाहे वो चिकन था, चाहे वो लैम था। इन सारी चीज़ों को बड़े पेशेवर तरीके से बनाया, क्योंकि जो जरीन खान थी एक होटल में शेफ थी और इसके खाने के चर्चे, इसके बनाने के अंदाज के चर्चे आसपास के इलाकों में बड़ी तेज़ी से मशहूर थे। इसका जो एक मकबूल था पूरे इलाके में था कि जो जरीन है बहुत अच्छा खाना बनाती है, खाने बनाने के साथ साथ बहुत अच्छा डेकोरेट करके देती है। इसीलिए इसने जब इनवाइट किया तो लड़के ने भी बात को काटा नहीं। लड़का इसके घर पे आता है, आने के बाद दोनों डिनर करते हैं। लेकिन जैसे ही लड़का डिनर करता है तो अचानक उसे बहुत तेज़ नींद आने लगती है। लड़का कहता है कि मुझे चक्कर आ रहा, मुझे नींद आ रही। इसके बाद जरीन उसे कहती है कि अच्छा तुम सो जाओ। और जैसे ही वो सोता है उसे खींच के बेड से नीचे उतारती है, उसके ऊपर बैठती है और चाकू से उसके सीने पे और उसके पेट पे ताबड़तोड़ वार तब तक करती है जब तक वो लड़का मर नहीं जाता। अब लड़का मर चुका था, जरीन का गुस्सा भी शांत हो चुका था। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि इस लाश को ठिकाने कैसे लगाया जाए। जरीन पूरी रात सोचने लगती है कि क्या किया जाए, क्या किया जाए। अगर वो लाश को बाहर लेके जाएगी और कहीं पे डंप करेगी, कहीं पे फेंकेगी,
तो दुबई की पुलिस उसे तुरंत पकड़ लेगी और वहाँ पे सज़ा का जो प्रावधान है वो भी बड़ा सख्त है। इसलिए उसने सोचा कि अगर लाश का कोई भी अंश मिला तो मेरा जेल जाना फिक्स है। इसलिए कुछ ऐसा करना है कि लाश के बारे में किसी को भनक ही ना लगे। इसके लिए इसने फिर एक बड़ा खौफनाक प्लान बनाया। ये बाहर जाती है, बाहर से ग्राइंडर लाती है, चावल लाती है और इस लाश को छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है, छोटे छोटे टुकड़ों में पीसती है और पीसने के बाद एक बड़े से बर्तन में एक वहाँ का जो एक डिश है मकबूस, जो हमारे हिंदुस्तान की बिरयानी जैसा होता है, उस डिश को तैयार करती है और ये जानवर की मीट की जगह पे इस लड़के के मांस को डालती है। डालने के बाद स्वादिष्ट तरीके से उसे पकाती है और पका के छोटे छोटे पैकेटों में पैक करके अपने घर के बाहर निकलती है। जहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट थी वहाँ पे 24 पाकिस्तानी मजदूर काम कर रहे थे, उनको ये खाना ऑफर करती है। अपने आप को एक सोशल सर्वेंट बताती है और कहती है कि मैं एक सोशल सर्विस कर रही हूँ। अब पाकिस्तानी मजदूर जो बेचारे दिन भर के थके हारे थे, जिन्हें घर जाके जैतून के तेल में खाना बनाना था, उन्हें इस तरह के स्वादिष्ट खाने का ऑफर मिलता है तो बेचारे टाल नहीं पाते, काट नहीं पाते, फौरन उन पैकेटों को लेते हैं। लेने के बाद खाते हैं, खा के तमाम तरह की दुआ देते हैं। दुआएं देने के बाद ये लड़की फिर कहती है कि मैं अगले दिन फिर आऊँगी। अगले दिन फिर ये पाकिस्तानी मजदूर इंतजार करते हैं। अगले दिन फिर वो लड़की पहुंचती है, इस बार एक दूसरी डिश बना चुकी थी, उसको खिलाती है। खिलाने के बाद फिर कहती है कि मैं अगले दिन फिर आऊँगी। और ऐसे ऐसे करके उन 24 मजदूरों को इसने लगभग 4 दिन तक खाना खिलाया। इधर जब उसके बॉयफ्रेंड के शरीर का सारा मांस वो खिला चुकी थी तो बची खुची जो हड्डियाँ थी उनको उसी ग्राइंडर में पीस के चूरा बना के कहीं नाली में फेंक रही थी, कहीं किसी समुद्र में जाके फेंक रही थी। बाकी जो कुछ ऐसे पार्ट्स थे जिनको पकाया नहीं जा सकता था उनको वो कुत्तों को खिला रही थी। और लगभग महीनों तक उसने अपने बॉयफ्रेंड के बॉडी को इस तरह से डंप किया। अब ये बात जब वो पुलिस वालों को बता रही थी तो दुबई पुलिस बड़ी हैरानी से सुन रही थी। और दुबई पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि इसने जो मर्डर किया वो प्री प्लान था, ये इसने सडन किया। तब ये बात जब उस लड़की से पूछताछ करती है पुलिस तो लड़की कहती है कि मैंने जब खाना खाने को बुलाया था तो उसी बीच मैंने शादी की बात की, और शादी की बात जैसे ही मैंने की हम दोनों के बीच फिर से झगड़ा हो गया। और मैंने जो कुछ किया एक क्विक रिएक्शन था, मैंने जानबूझ के कोई प्री प्लान करके नहीं किया। और जो कुछ हुआ ये बस एक मोमेंट था और इस मर्डर के बारे में मैंने पहले से सोचा नहीं था। अब पुलिस ये सारी चीज़ें जब सुनती है तो सुनने के बाद कहीं ना कहीं हैरान होती है, परेशान होती है और सबसे पहले इस लड़की के मेडिकल टेस्ट करवाने के लिए इसे हॉस्पिटल भेजती है। लड़की इधर हॉस्पिटल जाती है और ये मामला जब न्यूज़ चैनल्स पे आता है, धीरे धीरे उस शहर से बाहर आता है और ख़ासकर जब ARI न्यूज़ पे चलता है और वो मज़दूर जो उस लड़की को दुआ दे रहे थे कुछ महीनों पहले तक कि लड़की जहाँ रहे खुशी रहे, इसने हम गरीबों का साथ दिया, हम गरीबों को खाना दिया, जब वो मज़दूर इस खबर को सुनते हैं तो सुनने के बाद कहीं ना कहीं उन मज़दूरों के पैरों तले ज़मीन खिसक चुकी थी। चूँकि भले ही वो मांस खा सकते थे, किसी जानवर का मांस खा सकते थे, लेकिन किसी इंसान के लिए सबसे बड़ी बात होगी, किसी भी मांसाहारी इंसान के लिए, कि उसे जानवर का मांस बता के इंसानी मांस खिलाया जाए। मैंने कई ऐसी कहानियाँ सुनाई हैं, कई ऐसी चीज़ें सुनाई हैं आपको, कई ऐसी कहानियाँ, कई ऐसे किस्सों के बारे में आपको बताया जिसमें जानवर का मांस बता के इंसानी मांस खिलाया गया और उस चीज़ का रिएक्शन, चाहे वो रसिया के लोग थे, चाहे वो अमेरिका के लोग थे, चाहे वो जापान के लोग थे, सबका रिएक्शन एक था कि इस आदमी ने हमसे किस बात का बदला लिया और किस कदर हमारे भरोसे का खून किया। इसके बाद ये मामला उस समय तक पेंडिंग में था। और सबसे हैरान करने वाली बात है, सबसे चौंकाने वाली बात है कि इस मामले में मैंने कई दिनों से रिसर्च किया। चूँकि 3 दिन में खाली था तो बाकायदा मैं रिसर्च कर रहा था। तो कुछ जगहों पे कुछ न्यूज़ चैनल ने इसे कवर किया, कुछ पाकिस्तान की न्यूज़ चैनल थे, कुछ हमारे हिंदुस्तान के न्यूज़ चैनल थे, कुछ बड़े स्टोरी टेलर ने, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने भी इस खबर को कवर किया। लेकिन कहीं भी उस लड़के का नाम क्या था जिसके साथ ऐसा हुआ, उस लड़के का नाम क्या था, उसका परिवार का जो जो सदस्य थे जिन्होंने इस मामले में खोजबीन की उनका क्या नाम था, कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है। खासकर मैंने सऊदी अरबिया और खासकर उस शहर के सारे न्यूज़ चैनलों को छाना, कहीं भी इस लड़के का कोई भी जिक्र नहीं। और इसके बाद इस लड़की को क्या सज़ा मिली इस बारे में भी आज तक कोई जिक्र नहीं मिला।
तो ये चीज़ें कहीं न कहीं मुझे थोड़ा-सा डाउट दे रही थी कि क्या वहाँ का कानून भी इस तरह से हो चुका है कि उस लड़की को क्या सज़ा मिली, इसके बारे में कुछ पता नहीं चला। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। तबीयत उम्मीद से ज़्यादा ख़राब थी, ज़बान बार-बार स्लिप हुई। लेकिन अगर आप यहाँ तक सुनते आए हैं तो शायद आपको कहानी पसंद आई होगी, और कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब डेली का कहानी का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।